Hello everyone, welcome to Synopsis. My name is Piyush Maurya and in this lecture series we are discussing PT 360 Science and Technology Current Affairs. So let's start our topic and we will discuss space debris. We will start from discussing space debris. Space debris यानी कि अंतरिक्ष में जो पाए जाने वाला कचरा होता है, कचरा इसको कहते हैं कि जो भी सैटेलाइट्स होती हैं, स्पेस क्राफ्ट जो अंतरिक्ष में छोड़े गए होते हैं, वो अगर कोई नष्ट हो जाता है तो वो अंतरिक्ष में ही पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, ऑर्बिटिंग करता रहता है। तो इसमें जो है एक तो मैन मेड भी होते हैं और एक नेचुरल भी होते हैं। नेचुरल जो है इसमें मेटेराइट्स होते हैं और आर्टिफिशियल जो है मैन मेड पार्टिकल्स होते हैं जो धरती का चक्कर लगाते रहते हैं, वो स्पेस डेब्रिस में आते हैं। और जो मेटेराइट्स होते हैं वो सन के ऑर्बिट में होते हैं, ठीक है। और जो मोस्ट ऑफ जो ये मेटेराइट्स हैं वो पृथ्वी के चक्कर ही नहीं लगाते हैं, वो सन के ऑर्बिट्स में भी होते हैं। लाइक जो ये मंगल ग्रह हो गया और ये बृहस्पति ग्रह हो गया, ठीक है। इसके बीच में जो मेटेराइट्स जो ये है एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, उससे निकल करके जो बाहर आने वाले जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं या फिर जो इंडिपेंडेंटली सन का ऑर्बिटिंग करते हैं, वो सब स्पेस डेब्रिस में आते हैं। और जो आर्टिफिशियल है, सबसे अधिक वही आर्टिफिशियल कृत्रिम जो है सैटेलाइट्स के पार्ट्स या स्पेस क्राफ्ट के पार्ट हैं। और कोई भी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं है, अंतरिक्ष कानून नहीं है जो इन इन जो कचरे को इस कचरे को जो है क्लीन अप करने से रिलेटेड हो, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट या में है। हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप, हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप HCT क्या है? यह एक ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, ठीक है, जो कि सोलर सिस्टम के जो बॉडीज हैं, ठीक है, लाइक उपग्रह हो गया, ग्रह हो गया, इनकी स्टडी करेगा। और जो एक स्टार फॉर्मेशन होता है बाह्य गैलेक्सीज में, ठीक है, उनका उनका अध्ययन करेगा। जो स्टार फॉर्मेशन होता है, ठीक है, स्टार फॉर्मेशन जब होता है तो वो एक जो जैसे कि आपको मालूम होगा कि एक स्टार का को कैसे बनता है, ठीक है, सुपरनोवा क्या है। और जो गैलेक्सीज होती हैं, अदर गैलेक्सीज, पूरी दुनिया पूरे ब्रह्मांड में जो है ऐसे लाखों करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हो सकती हैं, ऐसा मानना है जो जिस तरीके के ब्रह्मांड ब्रह्मांड का साइज है, ठीक है। तो हम तो एक सोलर सिस्टम को जानते हैं, हमारा जो सोलर सिस्टम खुद भी जो है ये एक मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है, जो इसका स्पायरल आर्म होता है उसमें आता है, ठीक है। स्पायरल आर्म ऐसे हमारी गैलेक्सी ऐसे है, तो हम एक जो है इस पर आर्म में आते हैं हमारा सोलर सिस्टम। और ये ऐसे सन के जैसे करीब अराउंड बिलियंस ऑफ जो है स्टार्स सन के जैसे इस गैलेक्सी में है। और ऐसे ही बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज जो है पूरे सोलर यूनिवर्स में फैली हुई हैं। तो जो एक्सटर्नल गैलेक्सीज हैं वहाँ पे स्टार फॉर्मेशंस को भी देखा जाएगा, इससे इसका अध्ययन किया जाएगा। और ये इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी जो लद्दाख में है, वहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया है। और इसको जो हमारे सुब्रमण्यन चंद्रशेखर जो हमारे भौतिक वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है, उनके नाम पर रखा गया है हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप। अभी ये जो HTC था उसने 20 साल अपने पूरे किए हैं, इसलिए ये न्यूज में था। इंडिया सेकेंड रॉकेट लॉन्च पैड, भारत का दूसरा जो है रॉकेट लॉन्च करने वाला पैड जो है ये थुथकुडी थुथुकुडी तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। और इट विल हैव वन लॉन्च पैड, एक लॉन्च पैड होगा जो कि जो छोटे स्मॉल जो सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल्स हैं, SSLV बोलते हैं उनको, ठीक है, उनके लिए ये होगा। और इंडिया के पास एक रॉकेट जो है पोर्ट है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे 2 लॉन्च पैड्स हैं। सोनिक बूम क्या होता है? सोनिक बूम, सोनिक बूम जो है एक जैसे बिजली कड़कती है उसके जैसी एक आवाज़ है जो कि ज़मीन पर सुनी जाती है जब एक एयरक्राफ्ट या अदर टाइप ऑफ एरोस्पेस जो व्हीकल्स होते हैं वो उड़ते हैं, ठीक है। ओवरहेड फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड, मतलब जो साउंड यानी कि ध्वनि की जो गति है उससे तेज यानी सुपरसोनिक में जब उड़ते हैं तो जो ये थंडर लाइक नॉइज सुनाई देती है जिसको सोनिक बूम कहते हैं। और इफ सोर्स ऑफ साउंड कीप्स मूविंग स्लोअर देन स्पीड ऑफ साउंड इटसेल्फ,
This source remains nested within the sound waves and that are traveling in the all directions. When an aircraft travels at supersonic speed, field of sound waves moves to rear on the craft. जो साउंड जो ध्वनि तरंगों जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो उसके क्राफ्ट के पीछे उसका जो फील्ड बनता है। जब वो निकल जाएंगी तब आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। एंड इट वॉज हर्ड इन बेंगलुरु ड्यूरिंग इंडियन एयरफोर्सेस टेस्ट फ्लाइट्स। जो इंडियन एयरफोर्स के जो टेस्ट फ्लाइट्स थे उसके दौरान इसको सुना गया था। नासा का जो हेलियो फिजिक्स मिशन क्या है, हेलियो फिजिक्स मिशन नासा ने जो है 2 हेलियो फिजिक्स मिशन सन को और अर्थ का जो ऑरोरा है, ऑरोरा मतलब जो नॉर्थ पोल पे जो ये सोलर फ्लेयर्स आती हैं उसकी वजह से जो ये आभा मंडल टाइप का बनता है, ठीक है, उसको ऑरोरा बोलते हैं। जो कई सारी कलरफुल जो है लाइट्स वहाँ पे दिखाई देती हैं तो उसको ऑरोरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हेलियो फिजिक्स मिशन है वो एक तो सन का करेगा और ऑरोरा का अध्ययन करेगा, और ये सन और उसके जो सिस्टम है और जिसकी वजह से पृथ्वी के जो वेदर पृथ्वी के पास जो स्पेस का वेदर बनता है, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करेगा। और ये साइंटिस्ट को जो है सन और अर्थ के जो इंटरकनेक्शंस हैं, इंटरकनेक्टर अंतर संबंध है दोनों के बीच में, उसको समझने में मदद करेगा। एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट हाई थ्रूपुट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप UVST मिशन सोलर सी, ये जो है एक सोलर टेलीस्कोप है जो कि सन के एटमॉस्फेयर से जो निकलने वाली सोलर विंड्स हैं और जो जो सोलर मटेरियल्स हैं, ठीक है, जिनसे निकलता है उसका अध्ययन करेगा ये, ठीक है, जो टेलीस्कोप है। और ये जापान के जो एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, ठीक है, उसके द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है। सोलर बीम्स जो होती हैं वो क्रिएटेड बाय आउटवर्ड एक्सपेंशन ऑफ प्लाज्मा, ए कलेक्शन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल फ्रॉम द सन्स कोरोना आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर। जो सन का जो आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर होता है वहाँ से एक प्लाज्मा के रूप में जो है ये सोलर विंड्स निकलती हैं, ठीक है। और ये कभी कभी बहुत जो है नुकसान भी कर देती हैं जो अपने धरती पर जो इलेक्ट्रिक, जो कई बार होता है कि इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाती है कुछ कुछ जगहों पे, ऐसा आपने हॉलीवुड की मूवीज़ में भी देखा होगा, ठीक है। तो ये सोलर विंड्स होती हैं। सोलर विंड्स जो है कम्युनिकेशन को भी ख़राब कर सकती हैं, सेटेलाइट्स को हमारे ख़राब कर सकती हैं, नेविगेशन सिस्टम सेटेलाइट्स को भी ख़राब कर सकती हैं। इलेक्ट्रोजेट जीमन इमेजिंग एक्सप्लोरेशन मिशन, और ये इलेक्ट्रिक करंट जो है जो धरती के एटमॉस्फेयर में जो विद्युत धाराएं हैं जो कि ऑरोरा ऑफ अर्थ मैग्नेट स्फीयर्स, जो धरती का मैग्नेट स्फीयर है, चुंबकीय जो क्षेत्र है, ठीक है, उससे जो अरोराज हैं, ठीक है, उनसे जो जुड़ी हुई हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर से, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिक करेंट्स का अध्ययन करेंगी। एंड मैग्नेटोस्फीयर इन रीजन ऑफ द स्पेस सराउंडिंग अर्थ, जो धरती के चारों तरफ जो मैग्नेटोस्फीयर है, चुंबकीय एक क्षेत्र है, ठीक है, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, ठीक है, तो धरती को काफ़ी खतरा हो जाता है आउटर स्पेस से जो भी रेडिएशंस आती हैं, लाइक गामा रेज जो होती हैं, ठीक है, गामा रेज तो पूरा एक तरीके से इतनी पावरफुल होती हैं कि वो धरती को ब्रस्ट कर सकती हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा, वो हमें इन खतरनाक जो विकिरण जो अंतरिक्ष से निकलते हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। Where dominant magnetic field is magnetic field of Earth rather than the interplanetary space. Magnetosphere is formed by interaction of solar winds with Earth's magnetic field. जो धरती का चुंबकीय क्षेत्र है उससे और सोलर विंड्स के मिलने से जो है मैग्नेटोस्फीयर बनता है। अदर सोलर मिशंस देखते हैं, यूरोपीय स्पेस एजेंसी के जो सोलर ऑर्बिटर है, नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है, और इंडिया का आदित्य L1 मिशन है, ये सारे जो है सन के अध्ययन करने के लिए इस्टेब्लिश किए गए हैं। लेयरिंग ऑफ द सन, लेयरिंग ऑफ द सन, अगर सन के हम मतलब लेयर्स देखें, सतह देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है एक इनर कोर होता है, ठीक है, और रेडियो एक्टिव जोन ये होता है, और ये कन्वेक्शन जोन होता है,
और ये जो होता है सब सरफेस फ्लो होता है, और ये फोटो स्फेयर्स होता है, फोटो स्फेयर। और ये जो होता है वो क्रोमोस्फेयर होता है, और ये कोरोना होता है जो हम देखते हैं, कोरोना। औराराज क्या होते हैं? औराराज ये जो है जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के, ठीक है, सोलर विंड्स के। और जो एटम्स होते हैं हमारे अपर एटमॉस्फेयर में, जो हमारे अपर एटमॉस्फेयर में जो अणु होते हैं, उनके साथ जो इंट्रैक्शन से बनते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो होते हैं, और एनर्जेटिक पार्टिकल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर जो एटम्स हैं, उनके मिलने से ये ऑरोराज बनते हैं, और ऑकर्स प्राइमली इन हाई एल्टीट्यूड ऑफ बोथ हेमिस्फीयर। दोनों जो गोलार्ध हैं पृथ्वी के, उसमें उच्च अक्षांशों पे, लाइक अगर ये धरती है तो यहाँ पे इस रीजन में और इस रीजन में जो है ये उच्च अक्षांश कहे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये घटित होती हैं घटनाएं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है यहाँ पर इनको, जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, यहाँ पर इनको जो है ऑरोरा बोरियालिस कहा जाता है, ऑरोरा पोलरिस कहा जाता है, ठीक है। और साउथर्न सदर्न हेमिस्फीयर में ऑरोरा ऑस्ट्रेलिसिस यानी सदर्न लाइट्स कहा जाता है। इनको नॉर्दर्न लाइट्स कहा जाता है, ऑरोरा बोरियालिसिस एंड ऑरोरा पोलरिस। ये जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, कि ऑरोरा बोरियलिस कहाँ पे निकलता है, और जो अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस है वो कहाँ पे होता है। अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस जो है साउथ में होता है, और अरोरा बोरियालिस जो होता है वो नॉर्थ में होता है। फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, जो मैटर है यानी जो द्रव्य होता है, उसका पांचवी अवस्था, जो नासा है उसने जो द्रव्य की पांचवी अवस्था को स्पेस में ऑब्जर्व किया है, देखा है, और फर्स्ट टाइम एज ए पार्ट ऑफ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक्सपेरिमेंट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक्सपेरिमेंट जो है इसमें पहली बार देखा गया है। और जो एग्जिस्टेंस ऑफ बीईसी इज आल्सो नोन एज द फिफ्थ स्टेट मैटर। जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स हैं उसको जो है फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है। और ये अल्बर्ट आइंस्टीन और इंडियन जो मैथमेटिक्स भारतीय गणितज्ञ थे सत्येंद्र नाथ बोस, 1920 में के दौरान जो है इनके द्वारा इसकी परिकल्पना की गई थी, अनुमान लगाया गया था। और जो अन्य चार जो स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं वो है सॉलिड, ठोस, लिक्विड द्रव्य, गैस और प्लाज्मा, ठीक है। बीईसी जो है फिफ्थ मैटर होगा, बोथ आइंस्टीन कंडेंसेट्स। बीईसी जो है एक काफी सुपर कूल्ड गैस के फॉर्म में होता है, ठीक है। और ये एक मतलब इंडिविजुअल एटम्स या पार्टिकल्स, एक एकल जो है अणु और कण के रूप में इसका जो है व्यवहार नहीं होता है, और जबकि वो एक सिंगल क्वांटम स्टेट में जो है होता है। They are formed when atoms of certain elements are cooled to near absolute zero Kelvin minus 273.15 सेल्सियस, जिसको परम ताप भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है माइनस में वो कूल्ड होता है। और जब ये टेम्परेचर में पहुँचते हैं तो एक सिंगल इंटाइटी बन जाते हैं विद द क्वांटम प्रॉपर्टीज। इसमें क्वांटम प्रॉपर्टीज भी होते हैं। और जहाँ पे ये जो जितने भी पार्टिकल्स हैं ये एक जो है वेव मैटर्स के रूप में भी बिहेव करते हैं, फंक्शन करते हैं। वेव मैटर्स तरंग के द्रव्य के रूप में भी बिहेव करते हैं, और ये काफ़ी फ्रेजाइल होते हैं, और जो इन एक्सटर्नल वर्ल्ड है उनके साथ इंटरेक्शन काफ़ी तेज़ी से करते हैं। और ये जो इनका वार्म देम पास्ट देयर कंडीशन थ्रेशहोल्ड, दिस मेक्स इट नियरली इम्पॉसिबल फॉर साइंटिस्ट टू स्टडी देम ऑन अर्थ। इसलिए जो है धरती के जो टेम्परेचर है उसमें इनको अध्ययन करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं होता है, जहाँ पे ग्रेविटी जो है मैग्नेटिक फील्ड्स में इंटरफेयर करती है, और उनको एक जगह पे रखना मुश्किल होता है। प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, ये एक गैस की जैसे होती है, लेकिन इसमें पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
और जिसमें या तो बहुत कम या बहुत बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। ठीक है। और चार्ज आयंस के होने की वजह से ये जो है इलेक्ट्रिकली काफ़ी कंडक्टिव होता है और रिस्पॉन्स स्ट्रांगली टू मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। गैस नहीं करती है मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स में स्ट्रॉन्ग मतलब रिस्पॉन्स नहीं देती है गैस का, लेकिन ये प्लाज्मा देते हैं। ठीक है। दे हैव फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम, इनका जो है एक निश्चित आकार या द्रव्यमान होता है। लेस दे आर लेस डेंस देन द सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड या जो तरल होता है उससे कम जो है सघन होते हैं ये। और एक कॉमन स्टेट ऑफ द मैटर इन यूनिवर्स कंप्राइजेज मोर देन 99% ऑफ आवर विजुअल यूनिवर्स। जो भी हमारा 99% विजुअल यूनिवर्स है उसमें प्लाज्मा होते हैं। ये नेचुरली सन में होते हैं या फिर नेचुरली सन में होते हैं, जो तारों के जो केंद्र होता है, कोर होता है, वहाँ पे होते हैं। क्वासर्स में होते हैं, एक्सरे बीम में होते हैं, जो कि पल्सर जो है एक सोलर ऑब्जेक्ट होता है, जो एक इनवर्स स्पेस ऑब्जेक्ट होता है पल्सर, उससे निकलता है। और सुपरनोवाज में होते हैं। सुपरनोवा जो स्टार्स का जो ये विस्फोट होता है जो वो उसमें होते हैं। ऑन अर्थ प्लाज्मा नेचुरली ऑकर्स इन फ्लेम्स, लाइटनिंग एंड ऑरोराज। ठीक है। जो बिजली चमकती है और ऑरोराज जो होते हैं उसमें ये नेचुरली होते हैं। सनी जो सन है, सैटर्न है, जो शनि ग्रह है, वो अपने मून्स की वजह से झुका हुआ है। शनि के जो अभी न्यूज में था कि इसका जो एक्सियल टिल्ट है, जो ये अपने धुरी पर झुका हुआ है, ये जो है इसके जो मून्स हैं उनके जो गुरुत्वाकर्षणीय खिंचाव है उसकी वजह से ये झुका हुआ है। और ये माइग्रेट जो इसका होस्ट प्लानट है उससे दूर जा रहे होते हैं, तो ये इसकी वजह से झुका हुआ है। और ये भी ऐसा माना जाता है कि दैट प्लानट विल कीप टिल्टिंग इन फ्यूचर, इसकी वजह से क्योंकि जो ये जो है इसकी वजह से ये ऐसे झुकता रहेगा। एंड इट्स एक्सिस इज टिल्टेड बाई 26.7 डिग्रीज, 26.73 डिग्री जो है इसका जो धुरी है इसकी वो झुकी हुई है और सन के ऑर्बिट के अराउंड में ही जुड़ी हुई है। और जो धरती है हमारी वो 23.5 डिग्री इसका टिल्ट है। इसका मतलब ये है कि धरती के जैसे शनि पर भी क्या होता होगा, शनि ग्रह पर या सैटर्न पर मौसम होते होंगे, सीजन्स होते होंगे। ठीक है। सीजन्स। अर्थ टिल्ट इज ड्यू टू एनर्जेटिक कोलिजन्स बिटवीन द planets planetsimals एनर्जी जो कोलिजन्स होते हैं उसकी वजह से अर्थ जो है झुकी होती है और विच एवेंचुअली कोल्स टू फॉर्म प्लैनेट्स। और जो ये प्लानेटेसिमल क्या होता है, ये जो है एक बॉडीज दैट आर थियोराइज्ड टू हैव कोल सेंस टू द फॉर्म अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स आफ्टर कंडेंसिंग फ्रॉम द concentrations of diffuse matter early in the history of the solar system। जब सोलर सिस्टम बनाया गया था तो इनकी कल्पना की गई थी कि ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से धरती का जो है झुकाव अपने धुरी पर है। मिशन टू सैटर्न, शनि ग्रह पर जो है मिशन कौन कौन से हैं ये हम देखते हैं। ये यहाँ पे आप ये एक इमेज में आप देख सकते हो जो एक्सियल टिल्ट शनि ग्रह का जो झुकाव है अपने पोल पर। ठीक है। ये यहाँ से यहाँ पे ये टिल्ट है। पायनियर वन लॉन्च्ड बाई नासा, नासा के द्वारा पायनियर वन को लॉन्च किया गया था। ठीक है। और ये पहला ऐसा स्पेस क्राफ्ट है जो शनि को एकदम नज़दीक से इसका अध्ययन करेगा और ये 1995 में ख़त्म कर दिया गया था। बोइज 1 एंड 2 ये नासा के द्वारा लॉन्च किए गए थे और कंडक्टेड क्लोजअप स्टडीज टू जुपिटर सैटर्न एंड सैटर्न्स रिंग्स, लार्जर मून्स ऑफ टू प्लैनेट जुपिटर्स और सैटर्न्स के जो वलय हैं उनका भी ये नज़दीक से अध्ययन किया गया था। एक्सो प्लैनेट्स क्या होते हैं, वाह्य ग्रह। एक्सो प्लैनेट्स जो होते हैं जो कि सन के अलावा, जो सूर्य हमारा है, सूर्य के अलावा अदर जो स्टार्स हैं उनका उनके अराउंड में घूमते हैं, उनकी ऑर्बिटिंग करते हैं। ठीक है। और ये बहुत ही हार्ड होता है इनको देख पाना।
दे आर वेरी हार्ड टू सी डायरेक्टली विद द टेलीस्कोप, मतलब टेलीस्कोप से भी नहीं दिखाई देते हैं ये, ठीक है। दे आर हिडन बाय ब्राइट ग्लेयर ऑफ स्टार्स दे ऑर्बिट, वो जो जिन दिन जिन तारों का वो परिक्रमा करते हैं, उनकी जो चमक होती है उसमें वो छुप जाते हैं, तो इसलिए टेलीस्कोप से भी वो नहीं दिखाई देते हैं। सम ऑफ एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर्ड, सो अभी तक जो है कुछ एक्सोप्लैनेट्स खोजे गए हैं, उनको हम यहाँ पे देखते हैं। एक तो सुपर अर्थ है, ये जो है पृथ्वी के ही साइज का एक प्लानट है, ग्रह है, और पृथ्वी से थोड़ा सा ज़्यादा इसका मास है, द्रव्यमान है, और यूरेनस और नेपच्यून से जो है थोड़ा कम बड़ा है। केपलर 1649c, ये भी अर्थ साइज का एक्सोप्लैनेट है, जो कि 300 लाइट ईयर्स अवे है, प्रकाश वर्ष जो है दूर है, 300 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष का मतलब होता है एक साल में जो लाइट के द्वारा जो चली गई दूरी है, तय की गई दूरी है, उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। K2-18b, इट इज़ मोर देन 8 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ, अर्थ से जो है 8 गुना इसका जो है द्रव्यमान है K2-18b। और ये एक रेड ड्वार्फ जो है स्टार है, 124 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ इन लियो कॉन्स्टेलेशन, जो लियो सितारों का समूह है उसमें ये रेड ड्वार्फ स्टार है, उसका चक्कर लगाता है। रेड ड्वार्फ स्टार जो होते हैं, ये क्या होते हैं कि ये एक तरीके से इनकी लाइफ ख़त्म हो चुकी होती है, और ये या तो अगर वो सन के मास के जितने होंगे तो उनमें सुपरनोवा विस्फोट हो जाएगा, या फिर वो वाइट ड्वार्फ बनेंगे, और रेड ड्वार्फ जो होते हैं उससे कम मास के होते हैं। WASP-76b, ये भी एक जो है प्लैनेट है, एक्सोप्लैनेट, और ये 640 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ है। फोमाल हट बी, और ये फर्स्ट एक्सोप्लैनेट था जो है जो खोजे गए थे उनमें से, मतलब जो पहले खोजे गए थे उनमें से एक है। और ये इस यहाँ पे जो है अभी ये कंफर्म हो गया है कि यहाँ पे एक धूल के बादल हैं, और ये मतलब बाद में ये कंफर्म हो गया था, सॉरी आई एम सो सॉरी, कि ये ग्रह नहीं है, एक्सोप्लैनेट नहीं है, जबकि ये एक तरीके से क्लाउड डस्ट है, मतलब धूल से बने हुए बादल हैं। अभी न्यूज़ में क्यों था कि ये पोटेंशियल रेडियो सिग्नल वाज कलेक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम फ्रॉम एन एक्सोप्लैनेट सिस्टम अबाउट 51 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम। न्यूज़ में भी ये था कि जो है पहली बार एक एक्सोप्लैनेट यानी बाह्य ग्रह से जो हमारे जो सोलर सिस्टम है उससे करीब 51 लाइट ईयर्स अवे है, वहाँ से एक रेडियो सिग्नल मिला था। अब जो है एक एक्सोप्लैनेट के मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने से हमारे जो खगोल शास्त्री हैं उनको कैसे मदद मिलती है। डेसिफर ए प्लैनेट्स इंटीरियर एंड एटमॉस्फेरिक प्रॉपर्टीज, जो उसके आंतरिक और जो वातावरण के खूबियां हैं उनके बारे में पता चलता है। फिजिक्स ऑफ स्टार्स प्लैनेट्स इंटरेक्शन, और जो तारे और ग्रह के बीच में जो इंटरेक्शन है उसके बारे में जानकारी मिलती है। पल्सर्स क्या होते हैं? पल्सर्स ये न्यूट्रॉन स्टार होते हैं, न्यूट्रॉन स्टार जो कि बहुत तेज़ी से घूम रहे होते हैं, और ये रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्सेस छोड़ते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा इनका जो है चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा होता है। न्यूट्रॉन स्टार्स जो होते हैं वो जो सुपरनोवा के बाद बनते हैं, एक तारे की लाइफ ख़त्म होने के बाद, स्टार की लाइफ ख़त्म होने के बाद, and they have magnetic field that range from 100 million times to 1 quadrillion, एक 1 million billion times stronger than अर्थ। जो इनके मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब हमारी कल्पना से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो 100 मिलियन टाइम्स से लेकर के ए मिलियन बिलियन टाइम्स तक स्ट्रॉन्गर होता है जो इनका मैग्नेटिक फील्ड होता है। और ये जो है कई सारी वेवलेंथ में तरंग दैर्ध्य वाली जो है लाइट्स को छोड़ सकते हैं, फ्रॉम रेडियो वेव्स ऑल द वे अप टू गामा एक्सरे तक छोड़ सकते हैं। और जो द मोस्ट एनर्जेटिक फ्रॉम द लाइट इन द यूनिवर्स, जो गामा रेज है जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, काफ़ी मतलब ताकतवर होती है। रेडियो बीम वेव्स जो है एक पल्सर के द्वारा मे नॉट पास थ्रू फील्ड टू व्यू एंड अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप, जो इमिट किए जाते हैं रेडियो बीम वेव्स, जो एक पल्सर स्टार यानी कि न्यूट्रॉन स्टार के जैसा जो स्टार होता है उससे छोड़े जाते हैं अगर,
तो वो जो धरती पर टेलीस्कोप हैं उनसे उनसे दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। और वो वैज्ञानिक हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, खगोल शास्त्री, वो नहीं देख पाते हैं। साइंसिस्ट यूज पल्सर्स टू स्टडी एक्सट्रीम स्टेट ऑफ मैटर्स। जो पल्सर्स का यूज इसलिए वैज्ञानिक करते हैं कि जो मैटर का जो सबसे एक्सट्रीम मतलब स्टेट्स होते हैं उनको, और ग्रेविटेशनल वेव जो होती हैं, पृथ्वी तरंगे जो होती हैं, उनकी उनकी अध्ययन के लिए, और पृथ्वी के जो हमारा जो सोलर सिस्टम है उससे बाहर के जो ग्रह हैं उनकी खोज के लिए, और कॉस्मिक डिस्टेंस जो है मापने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो कि ये एक न्यूट्रॉन स्टार है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, उसका मॉडल ऑफ ए पल्सर ये है, और ये रेडियो वेव जो है उससे इमेज होती हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स एंड मैग्नेटार्स। मैग्नेटार्स, न्यूट्रॉन स्टार्स क्या होता है? जब एक बड़ा स्टार जो है जिसमें फ्यूल खत्म हो जाता है और वो कोलैप्स हो जाता है, उसका मतलब हीलियम और हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, ठीक है, तो फिर वो कोलैप्स हो जाते हैं, फट जाते हैं। तो जो कोर ऑफ द स्टार कोलैप्सेस, क्रशिंग टुगेदर एवरी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इनटू ए न्यूट्रॉन। और जो भी उसके कोर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूट्रॉन में बदल जाता है। और जो कोलैप्सिंग स्टार जो होते हैं वो 1 से 2 3 सोलर मासेस के होते हैं। और ये जो है जो नए न्यूट्रॉन स्टार बनते हैं, द न्यूली क्रिएटेड न्यूट्रॉन स्टार कैन स्टॉप कोलैप्स leaving behind a neutron star, and stars with highest masses will continue to collapse into stellar mass black holes। जो हाईएस्ट मासेस वाले, सबसे ज़्यादा द्रव्यमान वाले जो स्टार्स होते हैं वो या न्यूट्रॉन स्टार्स के फर्दर भी जो है वो कोलैप्स होते रहेंगे और ब्लैक होल में बदल जाएंगे। मैग्नेटार्स क्या होते हैं? एक जो है डिफरेंट टाइप का न्यूट्रॉन स्टार ही होते हैं, और ये न्यूट्रॉन स्टार जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ट्रिलियंस टाइम ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेरिक फील्ड, इनसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक फील्ड जो जो उनका मैग्नेटिक फील्ड होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है, इसलिए इनको मैग्नेटार भी बोलते हैं। However, in a magnetic field is another 1,000 times stronger। तो न्यूट्रॉन स्टार में जो है हमने देखा था कि कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, मिलियंस ऑफ बिलियंस भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद से जो मैग्नेटार होते हैं उसमें न्यूट्रॉन स्टार का 1,000 गुना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सन्स कोरोना, जो कोरोना है सन का जो आउटर जो पार्ट है उसका, जो हमने पीछे इमेज में देखा था, उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है हम देखते हैं यहाँ पे। अभी ये न्यूज़ में इसलिए था कि जो ग्लोबल मैग्नेटिक फील्ड जो सन का था वो पहली बार उसको मापा गया था। और जो कोरोना है वो कोरोना सूर्य का जो है सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, एटमॉस्फेयर है, और इसमें जो है काफ़ी गर्म, डिफ्यूज और आयोनाइज्ड प्लाज्मा जो है होते हैं। और जो सन का मैग्नेटिक फील्ड है वो जो सन का व्यवहार है, सूर्य का जो व्यवहार होता है उसको कई दृष्टि मतलब कई तरह से जो है उसको गवर्न्स करता है। जैसे कि 11 ईयर्स सोलर साइकिल्स जो होते हैं, सोलर इरप्शंस जो होते हैं, ये सब जो है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही होते हैं। और अभी तक जो सोलर मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वे केवल सन के सरफेस जो जिसको कहते हैं फोटोस्फेयर जिसको कहते हैं, ठीक है, वहीं पर इनको मापा गया था। और जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो एक पूरे एटमॉस्फेयर का, और whole atmosphere of the sun is required to understand interplay between the solar plasma and magnetic field। सोलर प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड में संबंधों को जानने के लिए जो है पूरे सन का जो है जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उनका अध्ययन जरूरी है। और जो रिसर्चर्स हैं वो कोरोनल सिस्मोलॉजी या मैग्नेटो सिस्मोलॉजी, ये नाम याद रखने लायक है, इसका उपयोग करते हैं, इस तकनीकी का उपयोग करते हैं जो है कोरोनल मैग्नेटिक फील्ड के अध्ययन के लिए, कोरोनल सिस्मोलॉजी और मैग्नेटोसिस्मोलॉजी। और जो ये मेथड है ये मैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, तरंगे होती हैं, चुंबकीय तरंगे, उनका प्रयोग करते हैं, और दैट आर ऑब्जर्व टू ट्रेवल अलोंग विद द मैग्नेटिक फील्ड्स। यहाँ पे एक इमेज में आप कोरोना, ये जो पोर्शन है उसको कोरोना बोलते हैं,
ठीक है। और ये जो सरफेस होता है सन का, उसको हम बोलते हैं फोटोस्फेयर, जो सरफेस है। और ये सन स्पॉट्स बोलते हैं। और ये क्रोमोस्फेयर होता है, कोरोनल होल जो होता है आभा मंडल। और ये कन्वेक्शन जोन होता है, एंड प्रोमिनेंस, रेडिएटिव जोन, एंड कोर, ये एलिसिस कोर। अदर स्पेस मिशंस देखते हैं। जो अदर स्पेस मिशन है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर नाउ।